हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 30वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है बी, गद्दी। देखिए, धौलाधर श्रेणी कहाँ पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। मध्य हिमालय का एक पार्ट है। और गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी इत्यादि जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो बताइए किस भाग और अध्याय में संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, भाग 11 और अध्याय 1। देखिए, विधायी संबंधों का जो उल्लेख किया गया है भाग 11 और अध्याय 1 में, ये अनुच्छेद आर्टिकल 245 से 255 में किया गया है। तो आर्टिकल भी याद रखिएगा और अध्याय और भाग भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक में प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? इसमें बताइए पंचायतें भाग 9, बताइए सुमेलित है कि असुमेलित है? तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। और भाग 9 क में नगरपालिका का उल्लेख है, बिल्कुल ये भी सही है। और भाग 9 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख है, ये भी सही है। भाग 10 में जो है अधिकरण का उल्लेख नहीं है, बल्कि अधिकरण का उल्लेख है भाग 14 क में। तो याद रखिएगा, भाग 14 क में अधिकरण का उल्लेख है और भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अधिनियमित किया गया था और इसके अंतर्गत भाग 9 को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों की व्यवस्था की गई। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 ख को जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिकाओं का जो उल्लेख किया गया है। अच्छा, कल आप लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात पंचायती राज को लागू किया गया था। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 आरओ के मेंस में पूछा जा चुका है। देखिए, इसके तहत भाग 9 ख को जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। और भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उपबंध किया गया है। और भाग 14 क में अधिकरणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भाग 14 क में अधिकरणों का उल्लेख किया गया है और 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किया करते हैं? बताइए ऋतु प्रवास किसके द्वारा किया जाता है, किस जनजाति समूह के द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूटिया के द्वारा। भूटिया कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की जनजाति है। सिक्किम की जनजाति है। देखिए, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है असुमेलित कौन सा है।
तो देखिए भाग 18 में आपात उपबंध बताइए सुमेलित है कि असुमेलित है, तो ये सुमेलित है। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है, ये भी सुमेलित है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध दिए गए हैं, तो ये भी सुमेलित है। और भाग 15 में संघ राज्य क्षेत्र, तो भाग 15 में संघ राज्य क्षेत्र नहीं है बल्कि निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है, याद रखिएगा, भाग 15 में निर्वाचन है। और संघ राज्य क्षेत्र किस में है? तो संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याख्या को आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो बताना है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 395। और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और भाग कितने थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं? तो वर्तमान में लगभग जो है 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 465। और अनुसूचियों की बात करें तो कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं वर्तमान में। और भाग की बात करें तो कहीं कहीं जो है 25 भाग मिलता है, किसी किसी बुक में कहीं पर 26 मिलता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मानव बॉडी का पावर हाउस है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको रिवीजन भी करते रहिए, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। देखिए क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। और क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिकांग का एक हिस्सा है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता है। मानव में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और क्लोरोफिल नामक एक जो है प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। देखिए कल आप लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए कोशिका के किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो 3 जगह पर डीएनए पाया जाता है। एक तो जो है नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में डीएनए पाया जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है? दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट में। और तीसरा याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए 9वां क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, बताइए साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 46। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। जोड़ी में पूछे 23 और पूरा मतलब पूछे तो 46। देखिए मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की कुल जोड़ी 23 होती है। और संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? 46। पुरुषों में 44 प्लस XY, जबकि महिलाओं में 44 प्लस XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों में 22 जोड़े अर्थात 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब सेम होते हैं। और 23वां जो क्रोमोसोम होता है वो पुरुषों में XY होता है, महिलाओं में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र अर्थात सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। इसी के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। यदि पेरेंट से संतान को XY गुणसूत्र प्राप्त होता है तो पुत्र होता है, और XX गुणसूत्र प्राप्त होता है तो पुत्री होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 10वां क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, बताइए क्या कारण है इससे जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो इसका कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन से ही जीवों में विविधता पाई जाती है, क्योंकि वो अपना डीएनए को जो है चेंज कर देते हैं, डीएनए को। अभी कोरोना काल में आपने देखा है कोरोना के कई वेरिएंट पाए गए हैं। वेरिएंट का मतलब क्या हुआ, म्यूटेशन उन्होंने किया, म्यूटेशन करके उन्होंने उत्परिवर्तन करके अपने डीएनए को परिवर्तित कर दिया। इसी वजह से इस पर काफ़ी जो है बहस होने लगा कि पहले जो वैक्सीन बनाया गया था, क्या वह जो म्यूटेंट हो चुके हैं वायरस उन पर भी कारगर होगा। तो लंबे समय तक इस पर बहस होता रहा, तो उसी को जो है उत्परिवर्तन बोलते हैं। चलिए, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव का निर्माण होता है, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इनमें यह परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहलाता है। राइट, चलिए देखते हैं। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, बताइए किसने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नीज ने किया था, डीप इकोलॉजी। और केवल इकोलॉजी की बात करें तो केवल इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, रेडर ने किया था। और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। और इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, बताइए कल पढ़ चुके हैं आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा पिक्नोक्लाइन। और हेलोक्लाइन जल निकाय में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है, लवणता की प्रवणता, खारापन। और थर्मोक्लाइन यदि आप गहराई में जा रहे हैं तो गहराई के अनुसार जो ताप में परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ए है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है, बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो राइट है। कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, बताइए राइट है या रॉन्ग है। बिल्कुल राइट है। बताइए क्या अमेरिका के संविधान के मॉडल से जो मौलिक अधिकार लिया गया है इसकी वजह से भारतीय संविधान लंबा हो गया है, तो नहीं। भारतीय संविधान में जो भी उपबंध हैं उसका विस्तृत वर्णन किया गया है, इस वजह से भारतीय संविधान जो है बड़ा हो गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एस सुमेलित को फाइंड आउट करना है। देखिए नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A, बताइए सही है क्या, नहीं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ठीक है। और राज्य जो है भाग 6 में है। और संघ की बात करें तो संघ किस भाग में है, संघ का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो संघ का उल्लेख किया गया है भाग 5 में, भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई हैं।
बताइए पंचायतों का गठन करने का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाग 9 में। और भाग 9A में नगर पालिका है, भाग 9(1) में क्या है? सहकारी समितियां हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 में। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। 8वां क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग और बेलेजली दोनों संबंधित हैं। वारेन हेस्टिंग और बेलेजली दोनों संबंधित हैं, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और किसने प्रारंभ किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था 1765 में। इलाहाबाद की संधि से प्रारंभ हुआ था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। तो राइट आंसर सी है। नौदा टोली कहाँ पर स्थित है? MP में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।